नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश की सियासत में आजकल टाइगर की चर्चा जोरों पर है। 24 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों में भी सियासी शेरों की दहाड़ सुनाई देने लगी है। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें भी उपचुनाव में दांव पर हैं। ऐसे में यहां नेताओं की भीड़ जुटने लगी है। बीजेपी की तरफ से सिंधिया यहां सबसे बड़ा चेहरा होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी चंबल में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। तो कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के चेहरे पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। चंबल में कौन साबित होगा शेर, इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, चंबल का शेर कौन। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें जीतने के लिए कमलनाथ खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। कमलनाथ अपने करीबियों को यहां तैनात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में पशुपालन मंत्री सुनील केदार को कमान सौंप दी है। सुनील केदार ने ग्वालियर चंबल में डेरा डाल दिया है और टिकट के दावेदारों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। बंसल न्यूज से खास बातचीत में सुनील केदार ने भरोसा जताया है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सुनील केदार से बातचीत की बंसल न्यूज संवाददाता राज सेन ने। महाराष्ट्र सरकार में पशुपालन मंत्री सुनील केदार ग्वालियर पहुंचे हुए हैं या ग्वालियर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कहा जा रहा है उपचुनाव को लेकर ये एक अहम दौरे पर आए हुए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ग्वालियर चंबल जहां आप बैठे हुए हैं, 16 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है किसी को भी सत्ता में मजबूती के साथ रहने के लिए। तो कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप, क्योंकि एक बड़ा नेता आपका साथ छोड़ गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अभी टाइगर नाम से बेहद प्रचलित हो रहे हैं, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि टाइगर जिंदा है, कांग्रेस में निशाना साधा है। नहीं, मैं यहाँ पे जो आया हूँ, जो उपचुनाव है, उस चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस 2018 में जीती थी, उसी जज्बे को लेकर यहाँ पे आया हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पे मैं वो पूरी बागडोर संभालूंगा। और एक जरूर समझने की कोशिश करना चाहिए हर इंसान ने कि चुनाव जीतना, चुनाव हराना ये जनता के हाथ में होता है। कोई एक आदमी यदि समझता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो ये मैं वाली भाषा कभी कभी ज़मीन नहीं पकड़ती है। मैं वाली भाषा देखते देखते कब धराशायी हो पता नहीं लगेगा। तो यहाँ के जनता ने जो 2018 में जो निर्णय किया था और जो वोटिंग के माध्यम से सबूत दिया था, उस चीज़ पे आज भी यहाँ का छोटा आदमी कायम है। और उसी को एक साथ रखने के लिए मैं यहाँ पे काम चुनाव का देखने वाला हूँ। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जो आपके यहाँ से छोड़कर गए थे, बागी होकर गए थे, उन्हें बड़ा सम्मान मिला है और सिंधिया का भी कद बड़ा है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल भरा दौर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, केंद्रीय मंत्री, शिवराज सिंह चौहान भी एक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। तो अब जो लड़ाई है वो बेहद मुश्किल हो गई है कांग्रेस के लिए। नहीं, कांग्रेस की राजनीति में हर टाइम आम जनता का विश्वास और प्रेम ही उसकी ताकत बनी हुई है। जब कांग्रेस की विचारधारा चली थी तब ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे इस देश में। तब ब्रिटिशर्स के पास पूरी सत्ता भी थी, मसल पावर भी था और उन्होंने इस देश पे राज करने की कोशिश की। पर कांग्रेस की विचारधारा इतनी मजबूत है, आम आदमी का साथ उसके होने के बाद, कि वो ब्रिटिशर्स को ये देश रात को छोड़ के भाग जाना पड़ा। वो विचारधारा आज भी कायम है और वो कायम इसलिए मैं मानता हूँ कि पिछले 2018 के चुनाव में यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से वोटिंग करके एक दुष्ट सरकार को, एक दुष्ट विचारधारा सरकार को यहाँ से खदेड़ दिया था, तो वही चीज़ आज भी है। इतना ही है कि हमें उसको समेट के रखना है और लोगों के साथ चलना है। बिल्कुल, ये थे महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री सुनील केदार, जिनका दावा है कि उपचुनाव में जनता उनका साथ देगी और जो वर्तमान में जो सरकार है, शिवराज की जो सरकार है, उसे उखाड़ फेंकेंगे। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में उपचुनाव से पहले कमलनाथ ने मास्टर स्ट्रोक चला है। नाथ की इस चाल से बीजेपी को चंबल में झटका लग सकता है। क्या है कांग्रेस का ये बड़ा दांव, रिपोर्ट में देखिए। सवर्ण वोटर्स को रिझाने का कांग्रेसी प्लान।
नाथ के मास्टर स्ट्रोक से विरोधी हैरान। बालेंदु शुक्ल को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी। ग्वालियर चंबल में क्या गुल खिलाएगा प्लान। उपचुनाव के महासंग्राम में कांग्रेस हर दांव हर चाल सोच समझकर चल रही है। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों के नतीजे उपचुनाव में सूबे की सत्ता की दशा और दिशा तय करेंगी। कांग्रेस भी इन 16 सीटों की अहमियत को बखूबी समझती है। इसी को ध्यान में रखकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। नाथ का ये मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस को सवर्ण वोट दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। कमलनाथ ने पिछले दिनों बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस को भरोसा है कि बालेंदु शुक्ल के मैदान में खुलकर सामने आने से सिंधिया और बीजेपी दोनों की घेराबंदी की जा सकेगी। प्रदेश की सत्ता में वापसी का सपना सजोए बैठी कांग्रेस को उम्मीद है कि बालेंदु शुक्ल के आने से जमीनी स्तर पर कांग्रेस और मजबूत होगी। निश्चित रूप से, और जिस कद काठी के वो नेता हैं और जिस हैसियत में वो पहले रह चुके हैं कांग्रेस में, भाजपा में, मुझे लगता है कि बिल्कुल उचित कदम माननीय कमलनाथ जी ने उठाया। और इससे आप देखेंगे कि संगठन को भी ताकत मिलेगी, क्योंकि उनके जो पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन है और वो बिल्कुल जड़ तक हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिलेगी। 73 साल के बालेंदु शुक्ल ग्वालियर चंबल अंचल के कद्दावर नेताओं में शुमार है। कांग्रेस ने सवर्ण वोटर्स को रिझाने के प्लान के तहत 12 साल बाद पार्टी में उनकी वापसी कराई और अब संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर उनका कद बढ़ा दिया है। कभी माधवराव सिंधिया के करीबी रहे शुक्ल को बीजेपी क्षेत्र में बड़ी चुनौती नहीं मान रही। बालेंदु शुक्ला जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। मैं उनको इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने उनके कद को बनाकर रखा था, क्योंकि वो 15-20 साल कैबिनेट मंत्री रहे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाए रखा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि जो व्यक्ति मध्य प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष रहा हो, उसको उपाध्यक्ष बनाकर उन्होंने उनकी पदोन्नति की है कि पदोन्नति की है, ये उनको समझना चाहिए। बालेंदु शुक्ल को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने के साथ ही पार्टी उनको ग्वालियर पूर्व विधानसभा से उम्मीदवार भी बना सकती है। संभावित दावेदारों में शुक्ल का नाम भी शामिल है। 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके शुक्ल ने 3 बार जीत हासिल की, तो 3 बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के मिशन में बालेंदु शुक्ल को आगे लाने का प्लान उपचुनाव में क्या गुल खिलाएगा, इसका सभी को इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत के सबसे बड़े चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत बीजेपी में आने के बाद और भी बढ़ गई है। मंत्रिमंडल विस्तार ने सिंधिया की ताकत को दोगुना कर दिया है। कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थामने के बाद से सिंधिया का सियासी कद बढ़ता देख कांग्रेस बेचैन है। क्या सिंधिया के सामने कांग्रेस खुद को बौना महसूस कर रही है? कैबिनेट एक्सपेंशन से हुआ कद में विस्तार। सियासी मैदान में सिंधिया ने पकड़ी रफ्तार। ग्वालियर चंबल में कुंद हुई कांग्रेस की धार। चंबल की राजनीति के शेर साबित हुए महाराज। कमलनाथ सरकार की नींव हिलाकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाले सियासत के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में बड़े कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। उनके समर्थकों को बीजेपी सरकार में पूरी तरजीह दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में उनके सभी चहेतों को जगह मिली है। कैबिनेट विस्तार में सम्मान और ताकत बढ़ाने के बाद सियासी जंगल में महाराज की दहाड़ सुनाई दी। मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। सिंधिया के अंदाज से साफ है कि उपचुनाव में सभी 24 सीटों पर वो बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा होंगे। महाराज हर संभव कोशिश करेंगे कि सभी सीटें जीतकर वो बीजेपी की झोली में भर दें और शिवराज सरकार को बहुमत के आंकड़े से आगे ले जाएं। बीजेपी को ग्वालियर चंबल में 2018 में तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। अब सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास चंबल में कोई चेहरा नहीं बचा है जो उपचुनाव में सिंधिया के करिश्माई नेतृत्व को परास्त कर कांग्रेस को जीत दिला सके। जबकि शिवराज और सिंधिया के साथ से बीजेपी की ताकत दोगुनी हो गई है, तो नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं। इन सबके बीच पीएम मोदी तो हैं ही। अब बीजेपी कांग्रेस से
यह सवाल कर रही है कि आखिर वह कौन होगा जिसकी दम पर कांग्रेस उपचुनाव में ताल ठोकेगी। ग्वालियर चंबल रीजन है ना, यहाँ कांग्रेस तो 30-32 सालों से है नहीं। जो कुछ थी वो सिंधिया कांग्रेस रही, और वो भारतीय जनता पार्टी के समुद्र में विलीन होने के बाद हमारी ताकत में इजाफा होगा ही चुनाव में। अब कांग्रेस के पास बचेगा क्या? कितने लोग बचेंगे जो कांग्रेस को फतेह दिलाएंगे? इसलिए इस समय जो वातावरण बना है वो वातावरण पूरी तरह विजय का वातावरण है, विश्वास का वातावरण है। कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में बढ़ते हुए कद को पचा नहीं पा रही है। वो लगातार शिवराज कैबिनेट के विस्तार पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस चेहरे के नाम पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रही है। मतलब साफ है कि उपचुनाव में बीजेपी से महाराज के मुकाबले कांग्रेस से दिग्गी राजा और कमलनाथ मैदान संभालेंगे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में ग्वालियर चंबल अंचल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंचल में सिंधिया के चेहरे के दम पर 34 में से कांग्रेस के खाते में 26 सीटें आई थी, जिसे सिंधिया मैजिक भी माना गया। अब वही सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर हैं। इस बात को ये जोड़ना हम लोगों के लिए मुझे लगता है अभी उचित नहीं होगा कि सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने वेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो है, एक एजेंडा है कि इस समय हमें 24 सीटों को एन केन प्रकारेण अपने कब्जे में लेना है। तो ये दो मुद्दे हैं कि एक तो उन्होंने सिंधिया को भी संतुष्ट करने का काम किया, सेकेंडरी उनका टारगेट है मंत्री के सहारे, मंत्री पद के सहारे वो इन सीटों को जीतना चाहते हैं। कांग्रेस को भी महाराज की ताकत का बखूबी एहसास है। सिंधिया के साथ ही ग्वालियर चंबल में महल का जलवा भी देखने को मिलता है। अंचल की सीटों पर सिंधिया का जादू हमेशा से ही चलता रहा है। उपचुनाव में कांग्रेस को चंबल के शेर सिंधिया का तिलिस्म तोड़ने के लिए खून पसीना एक करने की जरूरत होगी। तभी वह प्रदेश की सियासत के आसमान पर सिंधिया को एक बार फिर से सूरज बनकर चमकने से रोक पाएगी। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। उपचुनाव से पहले ही ग्वालियर चंबल अंचल में दलित वोट बैंक को लेकर भी सियासत शुरू हो गई। जी हां, बीजेपी कांग्रेस दोनों खुद को सबसे बड़ा दलित हिमायती साबित करने में जुटे हैं। वहीं दलितों को आज भी इंसाफ का इंतजार है। मामला 2 अप्रैल 2018 की हिंसा से भी जुड़ा हुआ है। दलित वर्ग के लोग आज भी मुआवजे और सरकारी मदद के लिए अफसरों की चौखट के चक्कर काट रहे हैं। दलितों का गुस्सा यहां सियासी दलों के अरमानों पर पानी भी फेर सकता है। ग्वालियर चंबल अंचल में SC/ST एक्ट के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान 2 अप्रैल 2018 में बड़ी हिंसा हुई थी। हिंसा में जिले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में लगभग 3,500 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी, तो कई लोग जेल भी गए थे। मृतकों के परिजनों को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1955 के तहत 6 महीने में नौकरी या कृषि भूमि और आर्थिक मदद का प्रावधान है। लेकिन अब तक दलित वर्ग के लोगों को मुआवजे की कुछ राशि ही मिली है। किसी भी मृतक के परिजन को अब तक नौकरी और कृषि भूमि नहीं दी गई है। आज भी कई लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। ग्वालियर पुलिस आज भी इस घटना में नामजद लोगों की धरपकड़ में लगी है। 2018 के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सरकार बनने के बाद 2 अप्रैल की हिंसा में पीड़ित दलित वर्ग के लोगों के खिलाफ दायर की गई FIR वापस ली जाएगी। लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी मुकदमे वापस न होने से दलित वर्ग खुद को ठगा महसूस कर रहा है। 6 महीने के अंदर एट्रोसिटी एक्ट में प्रावधान है, इनको नौकरी दी जाएगी। ठीक है, अन्य जो सहायता इनको चाहिए, अगर उसमें विलम्ब होता है तो इनको पर मंथ के हिसाब से पैसे दिया जाएगा। वो जो इनको पैसा दिया जाएगा वो 6 महीने तक का नहीं होगा, जब तक कि डिले हो रहा है तब तक का होगा। यानी कि इनको ढाई साल हो चला तो वो डिले का पैसा इनको दिया जाना चाहिए था, इनको वो पैसा नहीं दिया गया। नौकरी जो 6 महीने का एट्रोसिटी एक्ट प्रावधान करता है कि 6 महीने के अंदर इनको नौकरी नहीं दी जाएगी तो वो कानून अपराध है। कर्तव्य की उपेक्षा के तहत वो दंडनीय अपराध है, जिसमें कोई भी अधिकारी दंडित हो सकता है। उस समय तो आश्वासन दिया गया कि आपकी जॉब लगेगी, आपको सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। 2 साल से हम भटक रहे हैं, यहाँ जाते हैं प्रशासन के यहाँ मना कर देते हैं, लोग बहुत परेशान कर रहे हैं हमें। सर मैं अपने माता पिता के यहाँ रह रही हूँ, वो भी मजदूरी कर रहे हैं, बहुत परेशान हूँ सर। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की दलित वर्ग के मतदाताओं पर निगाह टिकी है।
ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर दलित वर्ग के तकरीबन 7,30,000 मतदाता हैं। दलित वर्ग की नाराजगी के चलते 2018 के विधानसभा चुनाव में इस अंचल में बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। दलितों के साथ ने कांग्रेस को सत्ता का ताज पहनाया था। कांग्रेस दलितों से किए सभी वादे पूरे नहीं कर पाई, जबकि कांग्रेस समर्थित संगठनों का दावा है कि कांग्रेस ने अपने वादे निभाए हैं। उस प्रकरण में जो भी लोग दोषी बनाए गए उन सब पर के केस वापस हों, ये भी हमने प्रशासन शासन से कहा है, ठीक है ना, कि 2 अप्रैल की घटना में जो भी निर्दोष बेकसूर लोग जिन पर केस लादे गए हैं वो सारे केस वापस होना चाहिए। किसी वर्ग के हों, चाहे दलित वर्ग के हों, सामान्य वर्ग के हों, वो अध्याय काला अध्याय था वो समाप्त होना चाहिए। यह बात सही है कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने आरक्षण आंदोलन के दौरान पीड़ित पक्षों को लेकर वायदे किए थे और हम आज भी अपने उन वायदों को लेकर कायम हैं। सरकार ने इस दिशा में काम भी प्रारंभ कर दिए थे, मगर विधि विभाग की कुछ तकनीकी विसंगतियों की वजह से वह मामला विलंब में हुआ। माननीय कमलनाथ जी ने हमारी मांग को जायज़ लेते हुए एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें 70 से लेकर 75% तक ऐसे केस जो निर्दोष उसमें अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के भाई हमारे पीड़ित थे, उन केसों को पूरी तरीके से वापस ले लिया है। और जो रेयर केस थे, जैसे हत्या के केस थे, उनके साक्ष्य थे, उन केसों को अभी रोक दिया गया, उनकी अभी विवेचना जारी है। उपचुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन ग्वालियर चंबल में 2 अप्रैल 2018 को हुई हिंसा का मामला फिर जोर पकड़ रहा है। बीजेपी से नाराज और कांग्रेस की सरकार में वादे पूरे न होने से हताश दलित वोटर उपचुनाव में किसको समर्थन देगा, ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों को परेशान कर रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल में दलित वोटर ही सियासत को जीत हार की राह दिखाते हैं। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। ग्वालियर चंबल अंचल की जिन 16 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से एक है करेरा। वैसे तो करेरा में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन रेत का काला कारोबार यहां हमेशा चर्चाओं में रहता है। सरकार किसी की भी रही हो, यहां रेत का खेल हमेशा चलता रहता है। नेताओं और रसूखदार लोगों का नाम भी कई बार इस खेल में लिया जाता रहा है। रेत के काले कारोबार में क्या है सियासत का खेल, रिपोर्ट में देखिए। उपचुनाव में मुद्दा बनेगा काला कारोबार। अवैध रेत खनन पर जंग होगी जोरदार। सरकार बदलते ही बदल जाते हैं चेहरे। सियासत में माफिया के पर क्यों नहीं कतरे। करेरा विधानसभा सीट पे उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासी संग्राम में इस बार रेत का काला कारोबार भी मुद्दा बनता दिख रहा है। इस इलाके में रेत का अवैध कारोबार हमेशा चलता है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन यह कारोबार नहीं रुका। 2013 में कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक के जमाने में भी खेल बदस्तूर जारी था। कई बार उनके बेटे का नाम भी इसमें आया। 2018 में जब जसवंत जाटव विधायक बने तो उनके नाम का भी जिक्र इसमें हुआ। कई बार वीडियो वायरल हुए जिनमें नेताओं से जुड़े लोग अधिकारियों कर्मचारियों को धमकाते दिखे। करेरा में सबसे चर्चित कल्याणपुर रेत खदान है। यहाँ से रोजाना करीब 200 डंपर रेत निकाले जाने की खबर है। पिछली बार शिवराज सरकार में इस खदान की लीज पंचायत को मिली थी, तो कमलनाथ सरकार में इस खदान की लीज एक कंपनी को दे दी गई। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में गए पूर्व विधायक जसवंत जाटव पर कांग्रेस नेता अब अवैध कारोबार का आरोप लगा रहे हैं। जो रेत खनन का अभी मामला चल रहा है, बहुत जोरों से चल रहा है। जब शकुंतला खटीक जी जो पूर्व विधायक थी, उनके ज़माने में इतना नहीं था। जो भी टेंडर होते थे उस हिसाब से काम चलता था। लेकिन अभी जो शिवराज सिंह की अभी इस सरकार में जो अवैध उत्खनन यहाँ चल रहा है, ठेका कहीं है, रेत कहीं से निकल रही है। कमलनाथ सरकार में शिवपुरी जिले की रेत खदानों का ठेका 22 करोड़ रुपए में वीनस माइनिंग एंड मिनरल्स को दिया गया। इस दौरान भी सबसे ज्यादा चर्चा कल्याणपुर खदान की ही रही। इसके साथ उन स्थानों पर जहां रेत खदान नहीं है, वहां से भी ट्रैक्टर डंपर के जरिए रेत का अवैध कारोबार होने के आरोप लगते रहे। तो ये टोकन अगर जैसे कोई पुलिस वाला रोकता है, फॉरेस्ट वाला, तो तुम क्या बताते हो उसको? ये टोकन बताए थे? अच्छा,
तो ये टोकन देख के फिर वो जाने देते हैं, हैं? लेकिन टोकन में कहीं नहीं लिखा कि ये कौन सी खदान से आ रही है, कहाँ जाएगी, हैं? भाई ये टोकन काम कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। रेत के खेल में शामिल होने के आरोपों को बीजेपी से टिकट के दावेदार और पूर्व विधायक जसवंत जाटव सिरे से नकारते हैं। जाटव का कहना है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं रेत का कारोबार कर रही वीनस माइनिंग एंड मिनरल्स कंपनी के संचालक रवि गोयल का कहना है कि अवैध कारोबार का उनको पता नहीं, उनकी कंपनी वैध तरीके से बिजनेस कर रही है। विधायक जसवंत जाटव की हिस्सेदारी को भी वो साफ गोई से नकारते हैं। मुझे रेत से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं अपने जो मुझे दायित्व मिला है मैं उसका भली भांति पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन कर रहा हूँ। नहीं, विधायक जी की कोई हिस्सेदारी नहीं है। विधायक जी चूंकि शासन का एक अंग रहे हैं तो उनका सपोर्ट स्वाभाविक रूप से, जब हम उनको ये बताएंगे, कलेक्टर साहब को बताएंगे तो कलेक्टर साहब का सपोर्ट रहता है, एसपी साहब को बताएंगे एसपी साहब का सपोर्ट रहता है। भाई हमने राजस्व दिया है शासन को, तो जहां भी कोई अवैध गलत कार्रवाई होती है हम अवगत कराते हैं। तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक जी को भी अवगत कराते हैं। तो विधायक जी का अगर उसको आप सपोर्ट मांगते हैं तो निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन विधायक जी की संलिप्तता इस व्यापार में कहीं से भी। रेत के कारोबार को लेकर करेरा की सियासत हमेशा से गर्माती रही है। इस कारोबार में सरकार बदलने के साथ ही चेहरे भी बदलते रहे, लेकिन नहीं रुका तो रेत का अवैध कारोबार। अब देखना होगा कि सुनहरी रेत का काला कारोबार उपचुनाव में क्या रंग दिखाता है। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।